हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, सुप्रभातम। आज मैं आपको समझाऊंगा गद्यांश। गद्यांश और पद्यांश, यानी गद्यांश किस प्रकार छाटते हैं और पद्यांश किस प्रकार से छाटते हैं। आज मैं आपको गद्यांश समझाने जा रहा हूं। और गद्यांश के अंदर इस प्रकार से हम जानते हैं कि गद्यांश में अच्छे प्रकार से छाटना आता है, प्रश्न उत्तर छाटना होता है, पर प्रश्न उत्तर छाटते समय भी बहुत ज्यादा गलती कर बैठते हैं। और शीर्षक होता है वो 1 नंबर का या 1.5 नंबर का होता है, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। अगर शीर्षक ही गलत हो गया तो गद्यांश के प्रश्न उत्तर छाटना वो भी गलत होने की संभावना हो जाती है, क्योंकि जांच करने वाला यही सोचता है अगर शीर्षक ही गलत कर दिया बच्चे ने तो इसके बारे में इसका वारम ये गद्यांश इसको नहीं आता, 1% भी नहीं आता, इस प्रकार से सोचता है। तो शीर्षक हमारा जरूरी होता है, बिल्कुल समझना। तो शीर्षक किस प्रकार छाटते हैं वो आज मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और दूसरी बात, प्रश्न उत्तर किस प्रकार से छाटते हैं। लाइन से लाइन मिला लेते हैं, फिर क्या करता हूं इसमें से हाँ ऐसे मिल गया ऐसे मिल गया, हमें आराम से कर देते हैं, नहीं वो भी गलत हो जाता है। एक पद में और पूर्ण वाक्य के अंदर पूछता है वो किस प्रकार से करते हैं, किस प्रकार से नहीं करते हैं, आज मैं सारी चीजें बताऊंगा। और उसके बाद में एक आता है भाषिक कार्य। क्या आता है भाषिक कार्य, व्याकरण संबंधित प्रश्न आते हैं उसके अंदर, जैसे में कर्ता पूछ लेता है, संज्ञा पूछ लेता है, सर्वनाम पूछ लेता है, क्रिया पूछ लेता है, विशेषण विशेष्य पूछ लेता है, विलोम पद पूछ लेता है, पर्याय पद पूछ लेता है, ये अन्य चीज पूछता है, ठीक है। इन सभी के बारे में आज मैं आपको समझाऊंगा। इसके मैं 2 भाग बनाऊंगा, एक भाग के अंदर भी समझाऊंगा, दूसरे भाग के अंदर कुछ बचेंगे जो उसके अंदर समझाऊंगा। ध्यान से दोनों भाग देखना आप इसके, ठीक है। तो हमारे टॉपिक का नाम है गद्यांश। गद्यांश सबसे पहले देखते हैं शीर्षक। क्या देखते हैं? शीर्षक देखते हैं। शीर्षक, शीर्षक क्या होता है? देखो गद्यांश लिखा होता है, मैं यहां पर गद्यांश नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। गद्यांश आपकी किताब में आएगा, ध्यान से सुनना है। गद्यांश किस प्रकार से, गद्यांश आ गया हमारे, ठीक है। गद्यांश लिखा होता है, उसको संस्कृत के अंदर होता है हमारा जो गद्यांश, उसको ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, ध्यान पूर्वक। चाहे पद्यांश, पद्यांश मतलब श्लोक वाला गद्यांश या नाटक वाला हो, चाहे कहानी वाला हो, चाहे अपठित गद्यांश, कोई सा भी हो, उसको बड़े ध्यान पूर्वक हम पढ़ेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे अक्षरों को ध्यान पूर्वक, ऐसे नहीं ऐसे इस प्रकार से नहीं, यानी सार्थक शब्दों को मिलाकर इस प्रकार पढ़ेंगे हम, आराम आराम से गद्यांश को पढ़ेंगे। गद्यांश को पढ़ने पर हमें हिंदनवान निकालने की जरूरत नहीं है उसकी, हिंदनवान निकालेंगे तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, हिंदनवान निकालने की हमें जरूरत नहीं है, 1% भी जरूरत नहीं है, हमें उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, ठीक है। और पढ़ने के बाद में पता चल जाता है कि किसके बारे में विवरण किया गया है, किसके बारे में विवरण किया जा रहा है, किसके बारे में बताया जा रहा है, इस प्रकार से पता चल जाता है। देखो सबसे पहले तो हमारा जो शीर्षक होता है, शीर्षक हमारा जो शीर्षक होता है गद्यांश की पहली लाइन में ही मिलने की संभावना होती है। 90%, 10% बीच में आ जाता है या नीचे आ जाता है, नहीं तो 90% होता है, यानी सुसु वाली लाइन में मिलने की संभावना रहती है। जैसे अब गद्यांश किस प्रकार छाटे हम, तो देखो जिसके बारे में ज्यादा विवरण किया जाता है वो है हमारा क्या होता है, शीर्षक होता है। विवरण का मतलब जिसके बारे में ज्यादा बताया जाता है। जैसे नारायणपुर गांव बहुत सुंदर है, यहाँ पर हेलीकॉप्टर उतरता है, यहाँ पर मुख्यमंत्री आता है, नारायणपुर में कॉलेज है, तो क्या हो गया, नारायणपुर की विशेषता बताया जाए। किसकी बताया जाए, नारायणपुर के बारे में बताया जा रहा है। किसके बारे में बताया, नारायणपुर के बारे में। जैसे अलवर जिला है, अलवर के अंदर बहुत बड़ा स्टेडियम है, इस प्रकार से हम अलवर की विशेषता बताएंगे तो अलवर हो गया हमारा शीर्षक। जैसे विद्या गए, विद्या के द्वारा हम यश प्राप्त कर सकते हैं, कीर्ति प्राप्त कर सकते हैं, और दूसरी बात विद्या के द्वारा हम सम्मान प्राप्त कर सकते हैं, धन दौलत कमा सकते हैं विद्या के द्वारा। तो शीर्षक क्या हो गया हमारा, विद्या हो गया। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि जिसके बारे में ज्यादा विवरण किया जाता है, ज्यादा बताया जाता है, ज्यादा बताया जाता है, या शीर्षक के बारे में, जैसे शीर्षक राम हो गया तो राम ही राम का विवरण किया जाएगा, राम का जीवन ऐसे है, राम का जीवन ऐसे है, इस प्रकार से, यानी जिसका ज्यादा विवरण किया जाता है वह हमारा क्या होता है, शीर्षक होता है। उसको हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा किसके बारे में है बताया जाए। जैसे कोई कहानी होती है, क्या होती है, कहानी होती है, कहानी को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि भाई इसके अंदर खरगोश और कछुए के बारे में विवरण किया गया, तो खरगोश और कछुआ हो गया हमारा, इस प्रकार से होता है हमारा शीर्षक। दूसरी बात, अगर हम उस गद्यांश को आराम से पढ़ेंगे तो निश्चित आपको शीर्षक पता चल जाएगा। शीर्षक मतलब ये नहीं ज्यादा विवरण किया गया, जैसे आप कह दो सर क्या क्या ज्यादा विवरण किया गया, नहीं नहीं, सार्थक शब्द होना चाहिए। सार्थक मतलब जैसे राम हो गया, धन हो गया, जैसे विद्या हो गई, इस प्रकार से सार्थक शब्दों का क्या होना चाहिए, शीर्षक बनेगा आपका। क्या बनाएगा, शीर्षक बनेगा। दूसरी बात, जैसे विद्या हो गया, धर्म हो गया, हम इसे महत्वम जोड़ सकते हैं, महत्वम जोड़ सकते हैं। अगर नहीं भी जोड़ोगे तो गलत नहीं है, गलत है नहीं है, इस प्रकार से जोड़ेंगे हम।
जैसे परोपकार के बारे में बताया जा रहा है, परोपकार तो परोपकार हमारा शीर्षक हो गया, परोपकार से महत्वम हो गया, परोपकार हम महत्वम हो गया, परोपकार विसर्ग महत्वम हो गया। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो शीर्षक क्या हो गया हमारे, जिसके बारे में ज्यादा विवरण किया जाता है, जिसके बारे में ज्यादा विवरण किया जाता है, मतलब जिसके बारे में ज्यादा से ज्यादा विवरण किया जाता है या बताया जाता है, जाता है, वह क्या होता है हमारा शीर्षक होता है। जिसके बारे में ज्यादा से ज्यादा विवरण या बताया जाता है, वह हमारा शीर्षक होता है। ठीक है, शीर्षक कैसे लिखेंगे, शीर्षक बराबर, और वो जैसे विद्या आ गया तो विद्याधनम, विद्या महत्वम, क्या जाएगा विद्या महत्वम। इस प्रकार से करके, इस प्रकार से हम कर देंगे, हमारा क्या हो गया शीर्षक हो गया। ठीक है, अच्छा जी, मैंने यहां पर हिंदी में भी लिख दिया कि किस प्रकार से आप भूल भी जाओ तो किस, जिसके बारे में ज्यादा से ज्यादा विवरण या बताया जाता है, विवरण किया जाता है या बताया जाता है, वह हमारा क्या होता है शीर्षक होता है। अच्छा जी, अब एक आता है दूसरा, मान लेते हैं इसको पूर्ण वाक्य, एक पदेन। पहले एक पदेन लेते हैं, एक पदेन, एक पद में क्या होता है, एक पद में उत्तर पूछता है, एक पद में क्या पूछता है, उत्तर पूछता है। ध्यान दो, एक पद का मतलब होता है जैसे राम श्याम के साथ आता है, या राम है रमेशेन से अगस्ती, जैसे आ गया। आपको एक पद में पूछ लिया जाए, यानी वो आ गया कस्य से अगस्ती, किसके साथ आता है, और आपने राम लिख दिया तो गलत हो गए ना, गलत हो गए, रमेशेन आएगा। अगर वो पूछ लिया कैगस्ती कौन जाता है, तो आपने रमेशेन लिख दिया तो गलत हो गया, राम आएगा। इस प्रकार से है, तो हमें थोड़ा सा ध्यान क्या देखना है, एक पद में उत्तर पूछता है, तो जैसे हमारा ये गद्यांश होता है, फिर ऐसे फुल स्टॉप लगा होता है, फिर ऐसे लिखा हुआ होता है, फिर इस प्रकार से लिखा हुआ होता है, फिर इस प्रकार से, फिर इस प्रकार से लिखा होता है, फिर ऐसे फुल स्टॉप लगा होता है। तो ध्यान रहे, हमें एक पद के उत्तर को पूर्ण वाक्य के अंदर दे सकते हैं। आप बहुत सारी एक पद में पूछा है, पूर्ण वाक्य के अंदर दे दिया तो गलत हो गया, तो नहीं होगा, गलत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, हमने कोई गलती थोड़ी की, हमने एक पद के उत्तर को पूर्ण वाक्य के अंदर उत्तर दिया है, इसका मतलब क्या है, उत्तर उसी के अंदर है, हमारा क्या है उसके अंदर उत्तर है, आराम से छाट लेगा। टीचर को उत्तर तो छाट लेगा, ठीक है, हमने तो हमारा कार्य कर दिया। अब एक पद में उत्तर चाहिए तो वो छाट सकता है, हमने गलत नहीं किया, बिल्कुल सही है। एक पद के उत्तर को हम पूर्ण वाक्य के अंदर उत्तर दे सकते हैं, हमारा गलत नहीं माना जाएगा, वो सबसे बेस्ट तरीका है। क्योंकि अगर एक पद में रमेशेन लिख दिया और राम उत्तर आ गया तो गलत हो गया, से आ गया तो गलत हो गया। इस प्रकार से एक पद में उत्तर तो वो ही करे जिसको कंफर्म पता हो, क्योंकि संस्कृत का जो प्रश्न होता है उसका हिंदी अनुवाद आना जरूरी होता है, जब ही एक पद के अंदर हम उत्तर दे सकते हैं, अन्यथा नहीं दे सकते। तो हिंदी अनुवाद निकालने की दिक्कत ही क्यों करते हो, क्योंकि इस समय बहुत ज्यादा लग जाएगा आपको, और संस्कृत का पेपर आएगा, पेपर संस्कृत में और बहुत बड़ा आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूर्ण वाक्य के अंदर उत्तर देंगे। जैसे एक पद के है उसको हम मिलान करेंगे गद्यांश के अंदर, जैसे गद्यांश लिखा होता है ये इस प्रकार से, फिर ऐसे फुल स्टॉप, तो हम उसको मिलान करेंगे, ये मिल गया यहां से यहां तक, तो यहां इसको यहां तक लिखेंगे, ये ऐसे विराम, ये डंडा लगा हुआ बिंदी लगी हुई आएगी, यहां तक लिखेंगे, इसको यहां से यहां तक लिखेंगे। ठीक है, गलत नहीं माना जाएगा, बिल्कुल भी गलत नहीं माना जाएगा। आपका उत्तर ये है या ये है, आराम से बिल्कुल सही है आपका एक पद का उत्तर बिल्कुल करेक्ट है। इस प्रकार से हम एक पद के उत्तर को इस प्रकार से ढूंढेंगे, इस प्रकार से यहां तक करेंगे। एक पद में उत्तर नहीं लिखेंगे, एक पद में उत्तर वो लिखेगा जिसको प्रश्न का धन्यवाद आता हो, या फिर पूर्ण रूप से पता हो, बिल्कुल सत्यता पता हो कि इसका उत्तर यही है, राम ही है, तो ही राम लिखेंगे, अन्यथा नहीं लिखेंगे। ध्यान रहे, हमारे पेपर के अंदर जो प्रश्न आएगा उसको उत्तर पुस्तिका के अंदर नहीं उतारेंगे, बिल्कुल भी नहीं उतारेंगे, क्योंकि इस समय बहुत कम होता है। क्रम संख्या लिख देंगे और आराम से उत्तर लिख देंगे। अच्छा जी, एक होता है हमारा पूर्ण वाक्य, क्या होता है पूर्ण वाक्य, पूर्ण वाक्य या पूर्ण पदेन,
पूर्ण पद में क्या होता है? पूर्ण पद में, ठीक है, एक ये होता है हमारा। अच्छा जी, एक पद को तो हमने कह दिया कि पूर्ण वाक्य के अंदर उत्तर दे सकते हैं, हम पूरे वाक्य के अंदर उत्तर दे सकते हैं, परंतु पूर्ण पद में इसको क्या एक पद में उत्तर दे सकते हैं? नहीं, यानी बड़े को हम छोटा नहीं कर सकते। बड़े को हम छोटा करेंगे, बड़े को अगर हम छोटा करेंगे तो हमारे क्या होगा? गलत होगा, कम नंबर मिलेंगे। जैसे निबंध है, निबंध को हम छोटा कर देते तो कम ही नंबर मिलेंगे, ठीक है। और एक शब्द का उत्तर है, उसको हम बड़ा कर दिए तो नंबर तो नहीं कटेंगे ना, नंबर जितने हैं वो उतना ही देगा, निश्चित देगा, काटने की संभावना नहीं है। यानी एक पद का उत्तर हमने बड़ा कर दिया तो एक पद के उत्तर का एक नंबर है तो एक नंबर तो निश्चित मिलेगा, ठीक है। और पूर्ण वाक्य का उत्तर है और हमने उसको दो लाइनों का उत्तर है एक लाइन में लिख दिया या एक शब्द ही लिख दिया तो निश्चित नंबर कटेगा। क्यों कटेगा? क्योंकि बड़ा पूछ रहा है, ये तो क्या पूछ रहा है? बड़ा पूछ रहा है, इसलिए इसको तो पूर्ण पद के अंदर उत्तर ही देना है। पूर्ण पद का मतलब आप अधिकांश सोचते हो सारे प्रश्न के अंदर आता है कस्य, यक्की, माता है, इन शब्दों को उठा करके उत्तर लिखे इसके बीच में और बाकी प्रश्न ऐसे कैसे उतार दे? आपको कोई इसकी जरूरत नहीं है कस्य किम को उठा के प्रश्न में से आप डायरेक्ट गद्यांश में छाटिए, प्रश्न को रहने दीजिए, प्रश्न को ताना ही नहीं है, न उत्तर के अंदर न प्रश्न के अंदर, ठीक है। आपको डायरेक्ट जो प्रश्न आता है उस प्रश्न को कहां पर देखेंगे? गद्यांश के अंदर देखेंगे, मिलान करेंगे, इस प्रकार से फुल स्टॉप लगा हुआ आएगा जैसे हमने पहले एक पद में पूछा है उसी प्रकार से आएगा, उस प्रकार से हम कर सकते हैं पूर्ण वाक्य के अंदर। यानी कैसे किम को हटाने की जरूरत नहीं है, उसके स्थान पर हमें उत्तर लिखने की जरूरत नहीं है, 1% की जरूरत नहीं है। इस प्रकार से करने से क्या होता है? बहुत बार गलत कर बैठते हैं हम, इस प्रकार से इन चीजों को नहीं करना है। हमें क्या करना है? उस प्रश्न को पूर्ण वाक्य के अंदर जो प्रश्न पूछा जा रहा है उस प्रश्न को हम कहां पर देखेंगे? गद्यांश के अंदर देखेंगे। और इस प्रकार से फुल स्टॉप लगा होता है, इस प्रकार से कोमा लगा होता है, यहां तक भी कर सकते हैं हम, यहां तक भी कर सकते हैं, तो कन्फर्म हो वो ही करना है, हमें गलत नहीं करना है। तो पूर्ण वाक्य को हम पूर्ण वाक्य के अंदर उत्तर देंगे, कैसे किम की जगह नहीं लिखेंगे उत्तर, हम सीधा गद्यांश में ही छाटेंगे और एक पद को हम पूर्ण वाक्य के अंदर उत्तर दे सकते हैं। इस प्रकार से एक पद में और पूर्ण पद में उत्तर पूछा जाता है, ठीक है। अच्छा जी, आगे देखते हैं। जैसे हमारा पूछा जाता है एक है भाषिक कार्य, भाषिक कार्य पूछा जाता है। भाषिक कार्य में क्या होता है? एक तो पूछा जाता है हमारा कर्ता, क्या पूछा जाता है? कर्ता पूछा जाता है। अब कर्ता क्या होता है? जब कार्य करने वाला कर्ता होता है, कार्य को करने वाला क्या होता है? कर्ता होता है, जो यानी सर्वनाम में भी आ सकता है, संज्ञा में भी आ सकता है, संज्ञा पद भी आ सकता है, सर्वनाम पद भी आ सकता है, ध्यान दे लेना। जैसे आ गया हमारा कर्ता, जैसे बालक गस्ती, बालक गच्छति, बालक जाता है, बालक गच्छति, बालक जाता है, तो बालक क्या हो गया? हमारा कर्ता हो गया। क्या हो गया? हमारा कर्ता हो गया। बालक गच्छति, बालक हमारा क्या हो गया? कर्ता हो गया। यानी कार्य करने वाला कौन है? बालक है। कार्य करने वाला कौन है? बालक है, तो बालक क्या होगा? हमारा कर्ता हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से स गच्छति या स फड़ती, वह फड़ता है, तो स हमारा क्या हो गया? कर्ता हो गया। क्या हो गया? हमारा कर्ता। तो हमें कैसे करना है? यानी ये क्या है? हमारा ये सर्वनाम पद है, क्या है? हमारा एक सर्वनाम पद है। ये क्या है? हमारा संज्ञा पद है। संज्ञा पद में नाम आएगा सर्वनाम पद में, से, तौ, ते, त्वाम, युवाम, युवम, आवाम, अहम, वावयम, इस प्रकार से शब्द आएंगे, इस प्रकार से शब्द आएंगे। तो ध्यान दे, ये हमारा क्या है? सर्वनाम पद है, ये हमारा क्या है? संज्ञा पद है। तो कर्ता कैसे करेंगे हम? कर्ता बराबर बालक है, पूरा वाक्य नहीं तारना है, वहां पर हमें मिलेगा, क्या मिलेगा? प्रश्न मिलेगा बालक गच्छति, बालक गच्छति। अस्मिन वाक्य कर्ता पद क्या है? इस वाक्य में कर्ता पद क्या है? इस वाक्य के अंदर क्या है? कर्ता पद क्या है? ध्यान से देखना। बालक गच्छति इस प्रकार से आएगा और पूछेगा अस्मिन क्रियापदस्य, गच्छति आ गया, क्रियापदस्य कर्ता पद क्या है? इस क्रियापद में कर्ता पद कौन सा है? तो बालक लिखेंगे, ठीक है। बालक आ गया। अब दूसरा तरीका देखो, जैसे आ गया यहां पर तो आपने लिख दिया और इस प्रकार से आ गया गच्छति, क्या आ गया? गच्छति। क्रियापद से कर्ता पद क्या है? क्रियापद में कर्ता पद कौन सा है? तो एक गच्छति को कहां पर ढूंढेंगे? हमारे गद्यांश के अंदर ढूंढेंगे गच्छति कहां पर है और उसके अंदर देखेंगे कर्ता कौन सा है, उस वाक्य के अंदर कर्ता कौन सा है,
ठीक है ना। तो कर्ता वहां पर मिलेगा सह तव ते त्वम, ये मिल सकता है, नाम भी मिल सकता है। ठीक है, तो इस गस्ती को क्या देखेंगे, गद्यांश के अंदर ढूंढेंगे हम कि गस्ती कहां पर है कहां पर नहीं है। ठीक है, अगर सीधा आता है सगस्ती, क्या आता है सगस्ती, इस प्रकार से आता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से बता सकता है कि से हमारा क्या है करता है। तो दो प्रकार से पूछने का, एक तो इस प्रकार से ये हमारा कर्ता हो गया, ठीक है, और एक इस प्रकार से आ गया जैसे फटती खालिस्तान आ गया, और पूछेगा क्रियापद ऐसा है कर्ता पद का है, क्रियापद में कर्ता पद कौन सा है। तो कर्ता आराम से बता देंगे हम, कहां से, फटती को कहां पर हमारे गद्यांश के अंदर ढूंढेंगे, फटती कहां पर आ रहा है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा कर्तव्य मिल जाएगा, उसके अंदर आपको निश्चित मिलेगा उसके अंदर कर्ता। अच्छा, दूसरी बात हमारा आता है एक संज्ञा सर्वनाम। संज्ञा कौन सा है हमारा, जैसे बालक आ गया, यहां पर बालक बालक फटती, क्या पूछेगा संज्ञा पद का है, संज्ञा पद कौन सा है, संज्ञा पद कौन सा है, संज्ञा कौन सा है बालक है, संज्ञा पद कौन सा है बालक है, यानी फटती क्रियापद में संज्ञा पद कौन सा है बालक है, और गस्ती क्रियापद में सर्वनाम पद कौन सा है से, सर्वनाम पद कौन सा है से है हमारा। इस प्रकार से कर्ता पूछेगा, कर्ता से भी आ गया और बालक भी आ गया। ठीक है, इनको जरूर याद करना है। इस प्रकार जो नियम में मैंने बताए जो वेरी मोस्ट है, इसका जो दूसरा अध्याय बनाऊंगा उसके अंदर मैं आपका क्रिया विशेषण विशेष्य और संक्षिप्तीकरण जो कक्षा 8 में चलता है वो बताऊंगा आपको। ठीक है, तो ध्यान से आप इसको देखना है। ओके।